नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई और एक व्यापारिक कंपनी से सत्ता तक कैसे पहुंची, इस विषय पर रहेगा। तो केवल अंग्रेज भारत में आए तक सीमित ना रखकर 1600 से 1858 तक की पूरी कहानी के रूप में बताना ज़्यादा प्रभावी रहेगा। मैंने प्राथमिक विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोतों को आधार बनाया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी से जुड़े स्रोत के अनुसार कंपनी को 1600 में शाही चार्टर मिला और शुरुआत में उसका उद्देश्य मुख्यतः एशिया के साथ व्यापार था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई? 1600 से लेकर 1858 व्यापार, राजनीति और सत्ता की पूरी कहानी। तो कल्पना कीजिए, एक विदेशी कंपनी भारत आती है। उसके पास ना कोई विशाल साम्राज्य है, ना भारत पर शासन करने का अधिकार और ना ही शुरुआत में उसके पास इतनी बड़ी सेना है। वो भारत आती है सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ ही दशकों बाद यही कंपनी भारत के विशाल भूभाग से राजस्व वसूलने लगती है, युद्ध लड़ती है, संधियां करती है और भारतीय शासकों के राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करने लगती है। तो सवाल है, आखिर एक व्यापारिक कंपनी इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? क्या भारत को अंग्रेजों ने एक ही युद्ध में जीत लिया था? तो नहीं, इसके पीछे लगभग 2.5 सदियों की एक लंबी कहानी है। व्यापार, बंदरगाह, कूटनीति, सैन्य शक्ति, भारतीय राज्यों के बीच संघर्ष, आर्थिक हित और ब्रिटिश संसद के बढ़ने हस्तक्षेप की कहानी। आज की इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे। तो अध्याय 1 की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी ही क्यों? तो 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों के बीच एशिया के व्यापार को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले, कपड़े, रेशम, चाय, चीनी, मिट्टी के सामान और दूसरी मूल्यवान वस्तुएं यूरोप में बहुत लोकप्रिय थी। अंग्रेज व्यापारी भी इस व्यापार में अपना हिस्सा चाहते थे। इसी पृष्ठभूमि में लंदन के व्यापारियों के एक समूह ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए संगठन बनाया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को रॉयल चार्टर दिया। इस कंपनी का औपचारिक नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज। इस चार्टर ने कंपनी को एशिया के साथ अंग्रेजी व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी की शुरुआत भारत पर शासन करने के उद्देश्य से नहीं हुई थी, वह एक व्यापारिक संस्था थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी की क्यूरेटोरियल सामग्री भी बताती है कि कंपनी की शुरुआत लंदन के व्यापारियों के एक छोटे उद्यम के रूप में हुई थी और 1600 में उसे एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में अंग्रेजी व्यापार का विशेषाधिकार मिला था। अध्याय 2, भारत तक पहुंचने की कोशिश। तो कंपनी की शुरुआती ध्यान केवल भारत पर नहीं था, उसकी दिलचस्पी दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला व्यापार में भी था। लेकिन जल्द ही अंग्रेज व्यापारियों को पता चला कि भारत के कपड़े यूरोपीय बाजार में बेहद लोकप्रिय हैं। भारतीय सूती और रेशमी वस्त्रों की मांग बढ़ने लगी, इसलिए कंपनी की नज़र भारतीय बंदरगाहों पर टिकने लगी। और फिर आया 1608। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज गुजरात के महत्वपूर्ण बंदरगाह सूरत तक पहुंचे। इसी समय कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हाकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार तक पहुंचे। उनका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य में अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार की अनुमति दिलाना, लेकिन यह आसान नहीं था। भारत में अंग्रेज अकेले नहीं थे, पहले से ही पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय व्यापारी सक्रिय थे। सूरत में अंग्रेजों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर संघर्ष और बातचीत करनी पड़ी। भारतीय इतिहास पर इंडियन एक्सप्रेस के शोध आधारित लेख ने
अनुसार विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के शासनकाल में सूरत पहुंचे थे और उन्होंने मुगल दरबार से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया। अध्याय 3 जहांगीर के दरबार में अंग्रेज। हॉकिंस के बाद अंग्रेजों ने मुगल दरबार के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश जारी रखी। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अंग्रेज व्यापारियों के लिए स्थायी व्यापारिक सुविधाएं हासिल करना। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, उस समय मुगल साम्राज्य भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक था। अंग्रेज भारत के शासक नहीं थे, वे एक विदेशी व्यापारिक शक्ति थे जो मुगल सत्ता से व्यापार की अनुमति मांग रही थी। कंपनी के लिए यही शुरुआती रणनीति थी, पहले व्यापार की अनुमति लो, फिर व्यापारिक केंद्र स्थापित करो। कंपनी ने भारत के अलग अलग तटीय क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक मौजूदगी बढ़ानी शुरू की। 1600 के दशक में मसूलीपट्टनम और सूरत जैसे स्थान कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बने। अध्याय 4 फैक्ट्री का मतलब क्या था। जब इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फैक्ट्री स्थापित की, तो इसका मतलब आज वाली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं था। उस समय फैक्ट्री का अर्थ मुख्यतः व्यापारिक केंद्र या ट्रेडिंग पोस्ट था। यहाँ कंपनी के कर्मचारी रहते थे, माल खरीदा जाता था, भंडारण होता था, लेन देन और व्यापारिक बातचीत होती थी। धीरे धीरे इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास कंपनी ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत करनी शुरू की। यहीं से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हुआ। कंपनी को सिर्फ व्यापारी रहने के लिए अब सुरक्षित व्यापारिक केंद्र और सैन्य सुरक्षा दोनों की जरूरत महसूस होने लगी। अध्याय 5 अंग्रेजों को भारत में मौका क्यों मिला। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या केवल अंग्रेजों की ताकत के कारण कंपनी सफल हुई? कहानी इससे कहीं अधिक जटिल है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी। इसके साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई शक्तियां उभर रही हैं। मराठा शक्ति, हैदराबाद, मैसूर, बंगाल, अवध सिख शक्ति और अनेक क्षेत्रीय राज्य। दूसरी तरफ यूरोपीय शक्तियां भी भारत में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विशेष रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसी। इस राजनीति प्रतिस्पर्धा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार से आगे बढ़ने का अवसर दिया। अब कंपनी केवल यह नहीं सोच रही थी कि कहां माल खरीदा जाए, बल्कि धीरे धीरे सवाल बदलने लगा। किस शासक के साथ गठबंधन किया जाए, किस बंदरगाह पर नियंत्रण हो, किस क्षेत्र से राजस्व मिल सकता है। यहीं से व्यापार और राजनीति का अंतर धुंधला होने लगा। अध्याय 6 कर्नाटक के युद्ध और कंपनी की सैन्य शक्ति। 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में प्रभाव की प्रतिस्पर्धा तेज हुई। कर्नाटक क्षेत्र में संघर्षों ने यह दिखा दिया कि यूरोपीय कंपनियां भारतीय राजनीति में सैन्य शक्ति के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब अपने सैनिक थे। इनमें भारतीय सैनिक भी बड़ी संख्या में शामिल थे, जिन्हें कंपनी की सेनाओं में नियुक्ति किया जाता था। इस तरह कंपनी धीरे धीरे व्यापारी प्लस कूटनीति शक्ति तथा सैन्य शक्ति का मिश्रण बनती जा रही थी, लेकिन असली मोड़ अभी आने वाला था। अध्याय 7 1757 पलासी का युद्ध। अब कहानी पहुंचती है बंगाल। 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच तनाव बढ़ता गया। कंपनी अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों और कलकत्ता में अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रही थी।
सिराजुद्दौला ने कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदली। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। युद्ध का परिणाम कंपनी के पक्ष में गया, लेकिन केवल सैन्य संख्या देखकर इस युद्ध को समझना सही नहीं होगा। कंपनी ने बंगाल की राजनीति में अंदरूनी गठबंधनों और विरोधाभासों का लाभ उठाया। प्लासी के बाद बंगाल में कंपनी का राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा, इसलिए प्लासी को ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संगठन से राजनीतिक शक्ति बनने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। अध्याय 8, प्लासी के बाद क्या हुआ। तो प्लासी के बाद कंपनी को बंगाल में अभूतपूर्व राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कंपनी ने केवल व्यापार से पैसा कमाने की कोशिश नहीं की, अब उसके पास राजनीतिक प्रभाव था, और राजनीतिक प्रभाव का मतलब था राजस्व और प्रशासन पर प्रभाव। इसी दौरान कंपनी और बंगाल के शासकों के बीच संघर्ष जारी रहा। आखिरकार यह संघर्ष 1764 के बक्सर के युद्ध तक पहुंचा। अध्याय 9, 1764 बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के पास कंपनी की सेना का सामना एक महत्वपूर्ण गठबंधन से हुआ। इस गठबंधन में शामिल थे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कंपनी की जीत हुई, और यह जीत केवल एक और युद्ध की जीत नहीं थी, इसने कंपनी की राजनीतिक स्थिति को और मजबूत कर दिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ। अब कंपनी के पास व्यापार के साथ साथ राजस्व का स्रोत भी था। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप बहुत तेजी से बदल गया। एक व्यापारिक कंपनी अब एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन रही थी जो भारतीय जनता से राजस्व वसूल करती थी। अध्याय 10, कंपनी को राजस्व क्यों चाहिए था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है। कंपनी को अपनी सेना चलानी थी, अधिक व्यापार करना था, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना था और युद्धों का खर्च भी उठाना था। बंगाल की राजस्व व्यवस्था से मिलने वाला पैसा कंपनी की शक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। इस प्रकार एक चक्र बनने लगा। राजस्व, सेना, युद्ध और विस्तार, अधिक क्षेत्र, अधिक राजस्व। यही चक्र कंपनी की शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अध्याय 11, कंपनी का शासन कितना बड़ा हो गया। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कंपनी का प्रशासन लगातार विस्तृत हुआ, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। 1757 को पूरे भारत पर अंग्रेजी शासन की शुरुआत कहना ऐतिहासिक रूप से बहुत सरल निष्कर्ष होगा। प्लासी ने बंगाल में कंपनी की शक्ति को निर्णायक रूप से बढ़ाया। इसके बाद कंपनी ने कई दशकों तक युद्ध, संधि, कूटनीति और प्रशासनिक विस्तार के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया। भारत का पूरा उपमहाद्वीप एक ही समय में कंपनी के अधीन नहीं आया था। अध्याय 12, ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नियंत्रण क्यों शुरू किया। तो कंपनी जितनी शक्तिशाली होती गई, उसके भीतर भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर ब्रिटेन में भी चिंता बढ़ी। अब सवाल उठने लगा, क्या एक निजी कंपनी इतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति चला सकती है। इसी पृष्ठभूमि में 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इस कानून ने कंपनी के भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत को मजबूत किया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत करने की दिशा में कदम उठाया गया। 1773 का मूल कानून स्वयं कंपनी के प्रशासन में सुधार और नियंत्रण की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। अध्याय 13, 1784 पिट्स
इंडिया एक्ट यानी 1773 का कानून कंपनी की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर पाया। इसके बाद 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इससे ब्रिटिश सरकार का कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण और बढ़ गया। इस तरह एक दिलचस्प स्थिति पैदा हुई। कंपनी भारत में शासन कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश संसद धीरे धीरे कंपनी के शासन पर नियंत्रण बढ़ा रही थी। अर्थात कंपनी भारत में शक्ति थी, लेकिन ब्रिटेन में वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी। अध्याय 14, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार टूटना। समय के साथ ब्रिटेन में भी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार भी आलोचना बढ़ी। 1813 के कैरेक्टर एक्ट ने भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया। हालांकि चाय और चीन व्यापार जैसे कुछ विशेषाधिकार बाद में भी बने रहे। फिर आया कैरेक्टर एक्ट 1833। इस कानून के बाद कंपनी का व्यापारिक स्वरूप लगभग समाप्त हो गया। अब कंपनी मुख्यतः भारत के प्रशासनिक शासन की संस्था बनकर रह गई। ब्रिटिश लाइब्रेरी के इतिहास स्रोत के अनुसार 1833 के कैरेक्टर एक्ट से कंपनी की वाणिज्य गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो गई, जबकि उसका प्रशासनिक साम्राज्यिक कार्य जारी रहा। अध्याय 15, 1857 का विद्रोह। अब कहानी आती है 1857 पर। तो कंपनी की सेना में भारतीय सैनिक की बड़ी संख्या थी, लेकिन लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य असंतोष बढ़ रहा था। 1857 में सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ संघर्ष तेजी से कई क्षेत्रों में फैल गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष हुआ। यह केवल एक सैन्य घटना नहीं थी, इसने कंपनी के शासन की नींव को हिला दिया। ब्रिटिश सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि भारत का शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। अध्याय 16, 1858 कंपनी का अंत। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया। इसके बाद भारत के शासन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के हटाकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, यानी भारत पर कंपनी का शासन समाप्त। अब भारत ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश लाइब्रेरी से संबंधित ऐतिहासिक विवरण में अनुसार 1857 से लेकर के 1858 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी की शासन संबंधी शक्तियां इंडिया ऑफिस को स्थानांतरित कर दी गई। हालांकि कंपनी तुरंत उसी दिन इतिहास से गायब नहीं हुई। कंपनी का औपचारिक अस्तित्व बाद में समाप्त हुआ। ब्रिटिश लाइब्रेरी की सामग्री के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम विघटन 1874 में हुआ। तो आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, इसका जवाब एक लाइन में यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को जीतने नहीं व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार के लिए उसे राजनीतिक संरक्षण चाहिए था। राजनीतिक संरक्षण के लिए उसे भारतीय शासकों के साथ संबंध बनाना पड़े। राजनीतिक संघर्षों में उसने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। पलासी और बक्सर जैसी निर्णायक घटनाओं के बाद उसे बंगाल में राजस्व और राजनीतिक शक्ति मिली। फिर कंपनी ने युद्ध, संधियों, कूटनीति और प्रशासन के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया और अंततः एक व्यापारिक कंपनी भारत के बड़े हिस्से की शासक शक्ति बन गई। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से भारत का शासन छीन लिया और इस तरह 1600 में व्यापार के लिए बनी कंपनी का भारत में राजनीतिक अध्याय 1858 में समाप्त हो गया। यही ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कहानी है, व्यापार से सत्ता तक और सत्ता से अंत तक। लेकिन अब एक सवाल आपसे, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी तो उसे इतनी बड़ी सेना रखने और
भारतीय नीति में हस्तक्षेप करने की शक्ति आखिर मिली कैसे? इस सवाल का जवाब हमारी अगली कहानी में और भी दिलचस्प है, क्योंकि अगली कड़ी में हम समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं को हराने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई। अगर आपको इतिहास की ऐसे तथ्य आधारित कहानी पसंद है तो हमारे चैनल दस्तावेज इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।